ठीक है, बाकी लोगों को बृजमोहन श्रीवास्तव जी सीधे आपके पास आते हुए, अब देखिए समीर भुजबल ने इस्तीफा दे दिया। मतलब आप लोगों के लिए तो अच्छी स्थिति बनी नहीं रही है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपके मुंबई अध्यक्ष की ओर से अगर इस तरह से इस्तीफा दे दिया जाए, कई ऐसे लोग हैं जो नाराज होकर अलग से चुनाव लड़ने की धमकी दे रहे हैं, तो पहले अपनी पार्टी के भीतरघात को संभालना होगा ना आपको, फिर देखना होगा इंडिया गठबंधन को। हाँ देखिए चित्रा जी, आप जो कह रही हैं वो बात सच है कि भाई समीर भुजबल जी ने इस्तीफा दिया है। देखिए चुनाव के पहले इस प्रकार की स्थिति बनती है कि कुछ लोग असंतुष्ट होकर पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन इससे ना तो पार्टी के संगठन पे और ना ही पार्टी की रणनीति पे कोई खास प्रभाव पड़ता है। हम लोगों ने महायुति ने पूरे उम्मीदवारों पे बैठकर चर्चा कर ली है। पूरे 288 सीटों के लिए पूरे के पूरे उम्मीदवार अंतिम चरण में हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। हमारे यहाँ पर कोई संजय राउत साहब नहीं है जो प्रतिदिन अंदर होने वाली घटनाओं को सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने रखें और सारे लोगों को पता लगे कि महाविकास अघाड़ी के अंदर किस प्रकार के झगड़े चल रहे हैं, किस प्रकार से नाथफाकियाँ पैदा हुई हैं। अभी महाविकास अघाड़ी के लोग इस बात को कह के कि हम सब लोग बराबर के हैं, बड़ा इस बात को कह रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जब वहाँ पर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को भी इन्होंने अपने साथ ही तोल लिया है जी। हमारे एनडीए में हम लोगों ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से माना है कि हमारे बड़े भाई के रूप में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है और उनका हक हम लोगों से ज़्यादा है और उस हक को हम लोगों ने स्वीकार किया है। हमने भी किया और एकनाथ शिंदे साहब ने भी किया है। तो हमारे एनडीए में किसी भी प्रकार की ना तो कोई नाइतफाकी है, ना ही महायुति के उम्मीदवारों के चयन में किसी प्रकार की कोई भी नाराजगी सामने आई है। मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महाविकास अघाड़ी के जितने उम्मीदवार घोषित हो रहे हैं, सारे के सारे उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और निश्चित रूप से इन लोगों को जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा। और बृजमोहन जी, आपके ये जो नेता नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं, इनको कैसे मनाएंगे आप? देखिए ये तो इसी वजह से हो रहा है ना, बीजेपी को आप लोगों ने बड़ा पार्टी मान लिया, अब छोटा पार्टी बन के आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो ये बातें आपके बाकी नेताओं को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। इसमें समझौते की बात नहीं है। बात यह कि जहां हम लोगों की अपनी स्थिति मजबूत है, वहां हमारे गठबंधन ने हम लोगों के दावे को स्वीकार किया है। लेकिन जहां हमारी स्थिति मजबूत नहीं है, यदि वहां पर हमारा कोई साथी टिकट के लिए दावा करता है या दबाव डालता है, तो उसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है? ये बिल्कुल स्पष्ट बात है और इस पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के विकास के लिए महायुति की सरकार सबसे ज़्यादा जरूरी है और महायुति की सरकार बनाने के लिए यदि हमारे एक दो साथियों को पीछे हटना भी पड़े तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यही बात हम लोगों ने समझाई भी है और इसके अंतर्गत ही हमारे उम्मीदवार फाइनल हुए। मैं सोचता हूं एनडीए के किसी भी घटक दल से आपको किसी भी नाराजगी की आवाज नहीं आएगी। अरे तो इसी बात को लेकर तो इंडिया गठबंधन वाले दावा करते हैं ना कि हमारे वहां ज्यादा लोकतंत्र है, खोलकर कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी बात कह सकता है, आप लोगों की वहां आवाज दबा दी जाती है। यही तो इंडिया गठबंधन की ओर से दावा किया जाता है। जफर साहब आप जवाब दीजिएगा जरा। महेश चव्हाण जी से एक भी बात नहीं हो पाई है, बहुत देर से हमारे साथ एनसीपी के प्रवक्ता शरद पवार गुट से जुड़े हुए हैं। माफी के साथ महेश चव्हाण जी, मैं सबसे आखिरी में आपके पास आ रही हूँ। अब मेरा ये सवाल है, देखिए यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं। यहाँ पर अगर मैं आपकी पार्टी की भी बात करूं तो 76 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए जा चुके हैं, 40 सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है और अखिलेश यादव की पार्टी बोल रही है कि 5 सीटें अगर नहीं देंगे तो 20 से 25 पर चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव लड़ेंगे तो सीधे ये आप लोगों को नुकसान होगा। फिर क्यों नहीं मना लेती है पार्टी अखिलेश यादव को? चित्रा जी देखिए, अखिलेश यादव जी के पार्टी के साथ हमारी लगातार बातचीत हो रही है और अखिलेश यादव जी ने आज जो स्टेटमेंट्स किए हैं उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसे भी कहा है कि उनको जितनी सीटें चाहिए उतनी नहीं मिलेगी तो वो अलग से जरूर लड़ेंगे, लेकिन ऐसी जगह पर लड़ेंगे जहां गठबंधन को नुकसान नहीं होगा, ये उन्होंने कहा है। दूसरी बात, अगर अखिलेश यादव जी को ऐसे लगता है या समाजवादी पार्टी को ऐसे लगता है कि जितनी सीटें महाविकास आघाड़ी में उन्हें मिलने वाली है उससे ज्यादा सीटें अगर वो अलग से लड़े तो उन्हें मिलेगी, मतलब वहां पर वो जीत के आएंगे तो वो जरूर अलग लड़ेंगे।
उन्हें भी आखिर देखिए क्या है, कितनी सीटें किसको मिलती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन कितनी सीटें जीता कर ले आ सकता है। और ये बड़े भाई छोटे भाई की जो बातें हो रही है ना, तो बड़ा भाई आज जिसको सीटें ज्यादा मिलेगी सीट बंटवारे में, वो बड़ा भाई नहीं होता। जो ज्यादा सीटें जिता कर लाएगा वो बड़ा भाई कहलाएगा। अभी ब्रिजमोहन साहब ने यहाँ पर कहा कि बीजेपी को उन्होंने ऑलरेडी बड़ा भाई माना है। ठीक है, चलो, ब्रिजमोहन साहब की जो पार्टी है वो शिंदे सेना को बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं थी। आप अगर इतने दिन देखे तो वो कह रहे थे कि जितनी सीटें शिंदे साहब को मिलेगी उतनी ही सीटें हमें चाहिए, लेकिन आखिर में उनको हारना पड़ा। इलेक्शन से पहले ही उनको हारना पड़ा और सबसे छोटे भाई के रूप में आना पड़ा। तो महायुति में भी ये सब बातें हो रही है। कब कहा? और ये जो हमारे बीच में जो चर्चाएं हो रही है, प्लीज बीच में मत बोलिए, हमारे बीच में जो चर्चाएं हो रही है इसे बीजेपी और महायुति लड़ाई का नाम दे रही है, लेकिन लड़ाई हमारी अपने आप में आपस में नहीं है। हमारी लड़ाई तो महायुति के साथ है और वो तो लड़नी बाकी है। अभी तो 29 के बाद तो असली लड़ाई चालू होगी। तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, तीन पार्टियां, जब अभी आपने बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किया, आपने कहा आखिर में कि महाविकास आघाड़ी में लोकतंत्र मानने वाले लोग हैं, वहां पर चर्चाएं होती है, वहां पर डिस्प्यूट्स होते हैं और हमें उतना अधिकार है महाविकास आघाड़ी में। लेकिन वही तो दिख रहा है ना कि हम लोग को उतना अधिकार है, हम एक दूसरे के साथ चर्चाएं करते हैं, डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं, लेकिन वो सुलझाएंगे। देखिए, हमारी प्राथमिकता ये इलेक्शन जीतना है। जो बीजेपी महाराष्ट्र को गलत रास्ते पर लेके जा रही है, उन्हें सत्ता से बाहर रखने के लिए उन्हें हराना बहुत जरूरी है और इसके लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी तरह की बात, बिल्कुल आपने जो बातें कही है महेश चव्हाण, ये सवाल का जवाब भी आप दे दीजिए। मैं इतनी देर से आई हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हरियाणा में अखिलेश यादव सीटें मांगते रह गए, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने उनको किनारे रख दिया। वहां के बड़े बड़े नेताओं ने तरह तरह की टिप्पणी की। मध्य प्रदेश को लेकर भी हम सब ने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव को अखिलेश वखिलेश कहकर टिप्पणी की गई, जबकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो यूपी से सटी हुई हैं और वो अच्छा प्रभाव डालती हैं। अगर एक उत्तर प्रदेश के बड़े नेता को लेकर इस तरह की टिप्पणी की जाएगी, और दोनों ही राज्यों का क्या हश्र रहा, कांग्रेस पार्टी इतने सालों की सत्ता के बावजूद अगर मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती है, हरियाणा में 10 सालों की सत्ता के बावजूद अब तक का शानदार वो प्रदर्शन करती है, तो ज्यादा सीखने की जरूरत तो आप लोगों को है बीजेपी से कि वो ऐसा कौन सा करिश्मा करती है जिसके बाद 10-10 सालों की सत्ता होने के बावजूद आसपास कहीं भी दूसरी विपक्षी पार्टियां दिखाई नहीं देती हैं। दोनों राज्यों का उदाहरण हमारे सामने है। चित्रा जी, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा कि अभी हरियाणा में जो इलेक्शंस हुए उसमें बीजेपी ने एक सबक सिखाया है और उससे सीखने की हम सभी लोगों को जरूरत है। लेकिन उसके थोड़ा पीछे मैं आपको लेके जाना चाहूंगा कि यही बीजेपी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में पूरे देश में वो करिश्मा नहीं दिखा पाई जो उन्होंने हरियाणा में दिखाया। तो एक तरफ हरियाणा के लोगों ने जो मैंडेट दिया, हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करते, सम्मान पूर्वक उनका एक्सेप्ट करते हुआ मैंडेट को, लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ 3-4 महीने पहले पूरे देश की जनता ने एक अलग मैंडेट दिया है, तो उसका भी विचार होना चाहिए। तो हमें पूरा पता है कि किस तरफ हमें सोचना चाहिए। हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं, किया है, कांग्रेस पार्टी ने तो बिल्कुल किया होगा और हम चाहते हैं कि हम ये इलेक्शन जीत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।